इस तरीके का जो कुक्ड लंच है वो जो है वो सर्व किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट और इसके जो है बहुत सारे पॉजिटिव, दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग देयर रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इसका पहला, इसका जो है बहुत सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे। पहला ये कि जो गरीब घर के बच्चे थे वो स्कूल आने लगे, खाने के लिए ही आ रहे होंगे बट स्कूल में इनका इनरोलमेंट बढ़ गया। और जो है जब से वो माताएं जो पहले अपना काम छोड़ के बच्चों को घर आना पड़ता था, अब उनको घर आने की फुर्सत मिल गई। यानी ऐसी ऐसी जो है वो लेडीज जो बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपना काम छोड़ करके घर आती थी, और उनको अब माताओं को आना नहीं पड़ता था। दूसरा, टीचर्स ने ये भी बताया कि जो बच्चे पहले दोपहर का खाना खाने के लिए घर जाते थे, लौट के वापस स्कूल नहीं आए थे, तो उसमें भी ड्रॉ जो है वो कमी आई, क्योंकि अब बच्चों को खाना खाने के लिए जो है वो घर नहीं जाना है, उनको स्कूल में ही खाना जो है वो मिल रहा है। और इसी तरीके से जो है जो दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस, because both lower and upper caste children in the school eat this meal together in a quite and in quite a few places dalit women have been employed to cook the meal। और इससे जो है जो जाति की जो बात थी, दलित और इसकी जो बात थी, उसको भी कम करने में सहायता मिली, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ बैठ करके एक जगह पर खाना खाते थे। और साथ में जो है कई सारे स्कूल्स ऐसे भी थे जहाँ पर दलित महिलाएं ही खाना बनाती थी, जो रसोइया होते थे वो दलित होते थे। और जो प्रोग्राम चलाया गया, दिस मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। ऐसे बच्चे जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, उन बच्चों को भी जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा मिला। उसके बाद while government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much still needs to be done। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there constitutes to be big difference in our country between schools and the rich attend those that the poor attend। इससे जो है यद्यपि कि अवसरों की समानता बढ़ी, परंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां पर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द treated unequally। These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected। This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो जहाँ पर बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर अमीर को बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर भी दलित बच्चों के साथ इस तरीके का असमानता का व्यवहार किया जाता है और उनको उस परिस्थितियों में धकेला जाता है जहाँ पर उनके सम्मान की जो है वो रक्षा नहीं हो पाती है। और इसलिए जो है ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखिए ये जो टीचर हैं ये बच्चों को मिड डे मील सर्व कर रही हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं कि मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो क्या था, कैसा था, कब मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो कब शुरू किया गया, और इस तरीके के जो है व्हाट इज़ मिड डे मील प्रोग्राम, कैन यू लिस्ट 3 benefits of the program, how do you think this program might help promote greater equality, find out about the government scheme in your area, what does this scheme do, home what is the midday meal program, can you list 3 benefits of the program, how do you think this program might help promote greater equality, find out about one government scheme in your area, what does this scheme do, whom is this scheme set up to benefit। और इसमें फिर आगे हम देखेंगे कि ये बी आर अम्बेडकर जी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर है, जो संविधान के माना जाता है कि संविधान इन्होंने ही जो है वो बनाया है।
अब इसके बाद इनके एक स्टेटमेंट है, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कास्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट विटाइल फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज ए सिफर। To live worthily with self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one drives strength, confidence, and recognition. Man is mortal. Everyone has to die someday or the other, but one must resolve of lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इन्होंने कहा कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। One of the main reasons for this is that attitude changes very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they constitute to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can changes. इसका मुख्य कारण ये है कि जो दृष्टिकोण है लोगों का उसमें बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। हालांकि लोग जानते हैं कि जो भेदभाव करना जो है वो कानून के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर जो है उनके साथ जो है वो डिसेबिलिटी के आधार पर उनके साथ जो है वो भेदभाव करते ही रहते हैं। और ये जो है जो एटीट्यूड है, ये जो एटीट्यूड है ये तभी बदलना संभव है जब लोग ये विश्वास करें कि कोई भी व्यक्ति कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। इस्टेब्लिशिंग इक्विटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू एंड यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस बुक। और इसमें और ज़्यादा आप जो है आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। इसमें अब अंतिम जो पॉइंट है वो ये है, इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। जो अन्य भारतीय लोकतंत्र है उसके जैसे ही दूसरे भी लोकतंत्र हैं जहां समानता के लिए संघर्ष जो है वो चल रहा है। और ये सच है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में समानता की एक बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बट लोग जो है वो उसको मानते नहीं है। जो एक पुरानी प्रथा चली आ रही है उसी के आधार पर, तो इसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन किया गया था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश्ड टू सीट। मतलब जब ये स्थिति थी कि जो है कोई अगर या तो बस में पीछे बैठना होता था और या तो अगर आगे बैठे और कोई गोरा व्यक्ति आता था तो उसे अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। बट इसमें एक रोज़ा पार्क्स नाम आप याद रखेंगे। रोज़ा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, एक वुमेन थी टायर्ड
From a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 दिसंबर 1955। रोज़ा पार्क दिन भर काम करने के बाद जो है वो बस में अपनी सीट पर उन्होंने जब एक गोरा व्यक्ति आया तो उन्होंने उसको सीट देने के साथ जो है वो मना कर दिया 1 दिसंबर 1955 को। और हर रिफ्यूज़ल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एंड विच कम्स टू नो एज द सिविल राइट मूवमेंट। और ये जो है इसके बाद से उनके एक स्टेप लेने के बाद से इस तरीके का एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। तो सिविल राइट एक्ट 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम बनाया गया जिसने ये कहा कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को बंद कर दिया गया है। और उसने इस अधिनियम ने ये भी कहा कि स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेट अप फॉर देम। और उन्होंने कहा कि इसके आधार पर स्कूल्स भी जो है उनके लिए खोल दिए गए हैं और अब उन्हें अलग जो है इस स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष स्कूल जो है वो इनके लिए खोले गए थे। हाउएवर डिस्पाइट दिस मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द प्रोटेस्ट इन द कंट्री। इसके बाद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन जो है वो गरीब हैं और ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। तो ये जो है और जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है, उन गोरे बच्चों के जो गोरे लोग हैं उनके बच्चे अभी भी उन्हीं निजी स्कूल्स में जाते हैं। ये एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें ये रोजा पार्क्स आगे बैठी हुई हैं और ये पीछे वाइट मैन बैठा हुआ है जिसको इन्होंने अपने आगे की सीट देने के लिए मना कर दिया गया। इसमें आप देखेंगे कि कुछ जो है वो पॉइंट्स हैं इंडियन डेमोक्रेसी के आर्टिकल 15 के, और आर्टिकल 15 के कुछ पॉइंट्स हैं जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने का जो है वो प्रतिषेध करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। तो कहते हैं कि जो है पहला है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ ऑफ द एनी देम। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेद नहीं करेगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड्स टू। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी आधार पर एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल एंड प्लेसेस ऑफ द पब्लिक इंटरटेनमेंट, सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों, होटल और मनोरंजन के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को, या द यूज़ ऑफ वेल टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट्स मेंटेन वोली और पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक। पूर्णतया या भाग्यता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के मिलन के स्थलों के उपयोग के संदर्भ में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। और लास्ट में इसका जो अंतिम पॉइंट है वो है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़। हमेशा से ही जो है ऐसे लोग और ऐसे समुदाय और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं, नई नई बातें करते हैं। Central to this is the struggle for recognition of all person as equal for their dignity to the maintain in और केंद्र जो है में वो संघर्ष है जो सब व्यक्ति को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। और इसमें हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है वो समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे रोज़ के जो जीवन है उसके विभिन्न जो पहलू हैं उनको प्रभावित करता है, और इस तरीके से इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका। अब इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं उसके बारे में हम लोग जो है वो फर्दर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।